नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम संस्कृत व्याकरण रचना पढ़ने जा रहे हैं। हमने रुचिरा को समाप्त कर दिया है और व्याकरण की ओर बढ़ रहे हैं। व्याकरण एक ऐसा आधार है जो भाषा की शुद्धतम अशुद्धता का ज्ञान करवाती है। ठीक है, तो भाषा के माध्यम व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा की शुद्धतम अशुद्धता का ज्ञान कर सकते हैं। प्रत्येक भाषा का, चाहे वह संस्कृत भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, उर्दू भाषा हो, प्रत्येक भाषा का एक व्याकरण होता है। उस व्याकरण के आधार पर ही हम वाक्यों का ज्ञान कर सकते हैं, वाक्यों को पहचान सकते हैं। हमारे वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पहले कि व्याकरण में हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो व्याकरण वर्ण, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, पर्यायवाची विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, कारक, अव्यय, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद रचना, पत्र लेखन, निबंध लेखन, संस्कृत शब्दकोश, इन सब का अध्ययन हम अग्रिम कक्षाओं में करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण एवं वर्ण। व्याकरण जो भाषा की शुद्धतम अशुद्धता का ज्ञान करवाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे रे म, तो रे है या अब, अ और ब अलग अलग वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, अर्थात अ सबसे छोटी इकाई है, ब सबसे छोटी इकाई है। दोनों को हमने मिला दिया तो वह बना अब, और अब हमारा शब्द है। अब को हम शब्द कहेंगे। ए और ब अलग अलग वर्ण थे, दोनों को मिलाया तो शब्द बना अब। और इसके साथ हम एक सेंटेंस जोड़ दें, अब मुझे खाना नहीं खाना, अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो यह वाक्य कहलाएगा। अ और ब अलग अलग वर्ण थे, अब यह शब्द बन गया। अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं नहीं खाऊंगा, ये आपके वाक्य बन गए। क्लियर? चलिए, प्रथम अध्याय व्याकरण एवं वर्ण। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से जानना असंभव है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं जान सकते। इसीलिए शास्त्रकारों ने व्याकरण को भाषा का मुख कहा है। शास्त्रकारों ने व्याकरण को भाषा का मुख कहा है। ठीक है, व्याकरण को एक शरीर बताया गया है। उस शरीर के प्रत्येक अंग अलग अलग बताए गए हैं, छंदों को पैर बताए गए हैं, उसके अलावा निरुक्त है। ठीक है, अलग अलग तरह हैं, तो उन सब में से व्याकरण को मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम इति, मुख को ही व्याकरण जानना चाहिए। इस प्रकार व्याकरण भाषा की व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था यानी कहाँ कौन सी भक्ति का प्रयोग होगा, कहाँ किस कार्य का प्रयोग होगा, संधि समास इत्यादि का प्रयोग होगा, कहाँ कौन सी भक्ति का प्रयोग होगा, इत्यादि कार्य व्याकरण भाषा के माध्यम से ही किया जाता है। यह भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है।
जब हम किसी भी वाक्य का उच्चारण करते हैं तो उस समय कर्ता, कर्म और शुद्ध शुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यह भाषा, जब हम किसी वाक्य का उच्चारण करते हैं तो कर्ता, जैसे आप बोलेंगे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम कर्ता, खाना कर्म और खाता है क्रिया। रामः भोजनम खादति। ठीक है, तो राम में कौन सी भक्ति के प्रयोग होगा, भोजन में कौन सी भक्ति का प्रयोग होगा, क्रिया में कौन सा पुरुष का प्रयोग होगा, कौन से वचन का प्रयोग होगा, इन सब का ज्ञान हम केवल व्याकरण भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। इस स्थिति का ज्ञान व्याकरण के बिना संभव नहीं है। जब तक हम पुरुष इत्यादि नहीं पढ़ेंगे, कारक इत्यादि नहीं पढ़ेंगे, शब्द रूप धातु रूप नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि कहाँ कौन सी भक्ति का प्रयोग करना है, ये कहाँ किस तरह का सेंटेंस बनाना है। इसके ज्ञान के बिना हमारे द्वारा उच्चारण लेखन अशुद्ध ही रहेगा। अतः स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरण भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात व्याकरण के बिना हम कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग बताए गए हैं। इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण स्थान आदि के विषय में विचार किया गया है। ठीक है, वर्ण विचार में वर्णों के आकार, फिर उनका उच्चारण स्थान आदि के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में शब्दों के निर्माण, उनके भेद, उत्पत्ति आदि के बारे में पढ़ेंगे। और वाक्य विचार में यह व्याकरण का वह अंग है जिसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, निर्माण आदि का बोध करेंगे। जब वर्ण विचार पढ़ेंगे तब पहले वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण इत्यादि का भेद, वर्णों के भेद कितने होते हैं, वर्णों का आकार कैसा होता है, उच्चारण स्थान क्या है, उन सब का वर्णन करेंगे। तत्पश्चात यदि आप शब्द विचार पढ़ेंगे तो शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उनके कितने भेद होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। वाक्य विचार, यह व्याकरण का वह अंग है जिसमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, निर्माण आदि का बोध होता है। वर्ण, शब्द रचना की प्रथम इकाई वर्ण कहलाती है, या किसी भी भाषा की प्रथम इकाई वर्ण कहलाती है। तो शब्द रचना की प्रथम इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण समूह से पद रचना होती है, पदों से वाक्य, वाक्यों से महावाक्यों की रचना होती है। पद से वाक्य बनाते हैं। हमने बताया आपको कि र, मा ये अलग अलग वर्ण हैं। ठीक है, तो ये वर्ण समूह है। फिर वर्ण समूह से पद की रचना हुई, अर्थात अब वो रमा बना, या अ, ब अलग अलग वर्ण थे, इन दोनों को मिलाया तो अब एक पद बना। और फिर अब बाजार जाना है, ये पदों से वाक्य बन गए, और वाक्यों से ही मुहावरों की रचना हो जाती है। वर्णों के प्रकार, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन और स्वर और व्यंजन। स्वर, संस्कृत भाषा में अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ये 13 स्वर वर्ण होते हैं। संस्कृत भाषा में ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ये 13 स्वर वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन वर्ण की सहायता से किया जा सकता है, अर्थात ये स्वतंत्र है। स्वरों को उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वर खुद में स्वतंत्र है, स्वर खुद का एक अस्तित्व लिए हुए हैं। स्वरों को 3 भागों में विभक्त करेंगे। यह विभाग भेद मात्राओं का कारण किया गया है, जैसे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि आपके ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर की बात करते हैं तो स्वर कितने होते हैं? 13। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह।
इस प्रकार से 13 स्वर होते हैं और इनको 3 भागों में बांटा गया है। वैसे आपको बता दें कि जो आपका संस्कृत व्याकरण होता है उनमें अन अह का प्रयोग नहीं होता है अलग से, ठीक है ना। अन अह का प्रयोग अलग से नहीं होता है, मतलब इनको आयोग वाह में डिवाइड कर देते हैं। जब हम स्वर पढ़ते हैं तब आपसे यदि पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से स्वर होते हैं तो अन अह का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, अन अह को आयोग वाह में डाल देते हैं। से स्वर व्यंजन और आयोग वाह होते हैं, तो आयोग वाह में विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग होता है। अन अह का स्वर्ग में प्रयोग नहीं होता है। देखिए ए आ ई उ री री, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 औ तक ये खत्म हो जाते हैं। देख ली, काउंट कर लीजिए। ये जो अन और अह है इन दोनों को स्वरों में काउंट नहीं करते हैं, इन दोनों को स्वरों में काउंट नहीं करते हैं। जो आपके वर्ण होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम, स्वर व्यंजन और आयोग वाह। स्वर व्यंजन और आयोग वाह, तो ये जो आपका अनुस्वार है और ये विसर्ग है, इन दोनों को आप आयोग वाह में काउंट करेंगे। ये दोनों स्वर में काउंट नहीं होते हैं। तो स्वर 13 होते हैं ए आ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ। अन और अह स्वर में काउंट नहीं होते हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत में तो अन और अह काउंट होते हैं, किंतु संस्कृत में अन और अह स्वर में काउंट नहीं होते हैं। इनकी अलग स्थान दिया गया है, एक आयोग वाह वर्णों का एक अलग भाग बनाया गया है, उसमें अनुस्वार और विसर्ग को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। काउंट करेंगे तो ये 15 हो गए, है ना। वो इसलिए हो गए क्योंकि स्वर में ये अन और अह काउंट होते नहीं हैं। संस्कृत भाषा में स्वर 13 ही होते हैं। ह्रस्व अ दीर्घ आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व री दीर्घ री, री ए ओ ऐ औ, ठीक है, आई। ह्रस्व स्वर, ये 3 भेद बताए गए। देखो ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व का अर्थ वैसे छोटा होता है, दीर्घ का अर्थ बड़ा होता है, प्लुत का अर्थ बहुत बड़ा होता है। ह्रस्व जैसे अ जिसमें 1 मात्रा हो, दीर्घ जिसमें आ 2 मात्रा हो, प्लुत जैसे राम, तो यहाँ 2 से भी अधिक मात्राएं लग गई। जहाँ आपने बोला रम, रम 1 मात्रा, राम 2 मात्रा, राम, देखो सबसे पहले बोला हमने रम, फिर बोला हमने राम, राम, तीनों में अंतर दिखाई दिया। रम ह्रस्व, राम दीर्घ, राम ये कहलाया आपका प्लुत। चलिए, 1 मात्रा वाले वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं, क्षमता, 1 मात्रा वाले स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ ई उ री तथा री। इससे पता लगता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5, ए ई उ री और री, ये 5 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। स्वरों के कितने भेद, 3, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। स्वर या ह्रस्व के कितने भेद हैं, ह्रस्व स्वर के कितने भेद हैं, 5, अ ई उ री और री। दीर्घ स्वर, 2 मात्रा वाले वर्णों को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण के अपेक्षा दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में हमने बोला रंग, और दीर्घ स्वर में क्या बोलेंगे, राम। तो कहा कि ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उससे दुगना समय दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में लगता है।
दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। फिर पढ़ेंगे हम प्लुत स्वर। दो मात्राओं से अधिक समय अर्थात 3, 4 या इससे भी अधिक मात्राओं वाले स्वर वर्ण को प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण किसी को पुकारते समय संबोधन में किया जाता है। ठीक है, दो मात्राओं से अधिक अर्थात 3, 4 या इससे भी अधिक मात्राओं वाले स्वर या वर्ण को प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का उच्चारण किसी को पुकारते समय संबोधन में किया जाता है। जैसे हे राम इधर आओ, हे कृष्ण इधर आओ, अरे सुन रहे हो इधर आओ। थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं ना, थोड़ा सा उसको लहरा के बोलते हैं, खींच के बोलते हैं, तो उसमें नहीं और मात्राएं ऐड करते हैं तो ज़्यादा 2 से ज़्यादा मात्राएं ऐड हो गई। एक तो हमने कहा सुनो ना, एक अरे सुन रहे हो अंदर आता है, तो जहाँ हमने बोला ना अरे सुन रहे हो, वहाँ हमने सुन रहे हो ओ ज़्यादा मात्राओं का प्रयोग किया। एक हमने बोला अरे सुन रहे हो, वहाँ आपका दीर्घ हुआ। अरे सुन रहे हो तो संबोधन में किया जाता है, जब हम किसी को पुकार रहे होते हैं या किसी को बोल रहे होते हैं तो वहाँ प्लुत का प्रयोग किया जाता है। इन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है, जैसे ओम, कृष्णा आदि। ठीक है, आइए व्यंजन। स्वर दीर्घ प्लुत समझ में आ गया। जिसमें एक मात्रा का प्रयोग हो वह ऋस्व कहलाएगा, जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग हो वह दीर्घ कहलाएगा, और जिसमें 2 से भी अधिक मात्राओं का प्रयोग हो वह प्लुत कहलाएगा। जैसे रम आपका रस्व स्वर है, राम या रमा ये दीर्घ स्वर है, और रमा ये आपका प्लुत स्वर है। व्यंजन। व्यंजन वर्णों को हल भी कहते हैं। स्वर से रहित वर्ण को हल कहते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जाता है। जितने भी हल व्यंजन होते हैं, जितने भी हल वर्ण होते हैं, अच और हल को ज्ञात करने के लिए हम माहेश्वर सूत्र याद करेंगे। भगवान शंकर जी के डमरू से कुछ वर्ण निकले थे। भगवान शंकर जी के डमरू से कुछ वर्ण निकले, वो बिखरते हुए वर्ण निकले, जैसे ए निकल रहा है, आ निकल रहा है, क निकल रहा है, ख निकल रहा है। और संस्कृत व्याकरण के भगवान पाणिनि जी ने, संस्कृत व्याकरण के भगवान पाणिनि जी ने इन सारे जो शिव जी के डमरू से अलग अलग बिखरे हुए वर्ण निकले ना, उनको समेटा, उनको सूत्रों में बांधा। उन्हें कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। यानी माहेश्वर सूत्र निकले तो भगवान जी के डमरू से, और उनको बांधा, क्रमबद्ध किया भगवान पाणिनि जी ने, संस्कृत व्याकरण के भगवान पाणिनि जी ने। भाई जो भी किसी चीज़ की रचना करता है भगवान ही कहलाता है। इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, विष्णु जी ने की, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण की रचना हमारे पाणिनि जी ने की, तो संस्कृत व्याकरण के लिए, संस्कृत जो पढ़ रहा है उनके लिए भगवान कौन है? पाणिनि जी। तो भगवान शंकर के डमरू से निकले अलग अलग स्वर व्यंजनों को एक सूत्र में जिन्होंने बांधा वो थे भगवान पाणिनि जी। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को भगवान पाणिनि जी ने बांधा था। इन 14 माहेश्वर सूत्रों का वर्णन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाते वक्त आपको ये हल स्वरों को अच क्यों कहते हैं और उनको हल क्यों कहते हैं स्पष्ट हो जाएगा। या आज ही पढ़ा देते ना, क्यों आगे का इंतज़ार करें हम। ठीक है, तो देखिए माहेश्वर सूत्र इस तरह से होते हैं। हम धीरे धीरे एक बार बोलते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। बिल्कुल धीरे धीरे बोलेंगे, स्पष्ट करके बोलेंगे। ठीक है, अ ई उ ण, हण। ठीक है, ण के नीचे हलंत्यम लगा दीजिएगा, अ ई ऊण। फिर बनाएंगे री री क, री री क, रैसे ऋषि। ये जो री हमने पढ़ा, ये रल री, ये री पढ़ा, रील री क, छोटा री बनाना, रेसो री, रील री क।
आज बता ही देते हैं, लिखा आपको नेक्स्ट टाइम देंगे, ठीक है। री री का ए ओंग यानी ए और ओंग, आई औच, ह या व रट लण न्यमंगण नम झबय घड़ धश जब गड़ दश खफ छठ चट तव कपय शश सरह। आप सोच रहे होंगे कि मैडम क्यों हमें लिखाती लिखाती मना कर गई। तो इसलिए मना कर गए कि पहले एक बार आपको स्वर व्यंजन पूरे स्पष्ट करवा देंगे ना, तो फटाफट से हमें बोलने में तकलीफ नहीं होगी कि कहाँ तालव्य श होगा, कहाँ मूर्धन्य श होगा, कहाँ दंत्य से होगा। ये उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे क ख ग ग ग उसको ग बोलते हैं, च छ ज य उसको य बोलते हैं। तो पहले एक बार आपको स्वर व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है वो स्पष्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो व्यंजन पढ़ते हैं। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र में आपको हल का तात्पर्य समझ में आ जाएगा कि व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं और स्वरों को अच क्यों कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वर वर्ण की सहायता से ही किया जाता है, ठीक है ना। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन होता है वो हलंत्यम होता है, यानी अपने आप में आधा होता है, ठीक है, अपने आप में आधा होता है। वह पूरा व्यंजन तभी बनता है जब उसके पीछे हम स्वर का उच्चारण करते हैं। यानी 12 कड़ी पढ़ते हैं ना, 12 कड़ी पढ़ने का उद्देश्य यही है। 12 कड़ी पढ़ी है ना हम सबने, तो 12 कड़ी पढ़ने का उद्देश्य यही है कि आपको बताया जाए कि जो प्रत्येक व्यंजन है वो स्वरों के बिना अधूरे हैं। जब तक आप स्वर नहीं लगाएंगे तो उसको आधा अक्षर कहेंगे आप। जैसे आप देखो विद्या लिखते हैं तो वी व में ई की मात्रा लगाई तब वी बना वो। अब आधा द लिखते हैं हम, द के नीचे हलंत लगाते हैं ना, फिर हम बोलते हैं आधा द लिखना है, यानी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं है, नहीं ना। फिर य में आ की मात्रा लगाते हैं, य में आ की मात्रा लगाते हैं तब या बनता है। व में ई की मात्रा लगाई तब वी बना। द में कोई सी मात्रा नहीं लगाई तो द आधा ही रह गया, आधा ही द लिखते हैं। फिर य में आ की मात्रा लगाई तो विद्या बना। यानी आपका व्यंजन कब पूरा होगा, जब उसमें आप स्वर को जोड़ेंगे। बिना स्वर के व्यंजन कैसा होता है, आधा होता है, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा है, देखिए इस बात को पढ़िए कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। पूरा व्यंजन आप तभी बोलेंगे जब उसमें आप किसी स्वर को जोड़ देंगे, जैसे क का की कू कू के कई को कऊ कन कह। इसी तरह से पढ़ते हैं ना 12 कड़ी में, तो हिंदी में च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ चन चह, इस तरह पढ़ते हैं। आइए, स्वर के बिना, इनका उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। सभी व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण अ मिला हुआ होता है, जिसकी सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है, ठीक है ना। जैसे क ख ग घ ग, यानी प्रत्येक जितने भी व्यंजन हैं उनमें अ को मिलाया है। क और अ को मिलाया तब क बना, ख और अ को मिलाया तब ख बना। ख हलंत्यम यानी आधा ख, ग ग के नीचे हलंत, हलंत मतलब आधा, ठीक है। आइए, व्यंजन वर्णों को स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म इन 3 प्रकार में बांटा गया है। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, ऋस्व दीर्घ प्लुत। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये स्पर्श में, ये स्पर्श है ना आपके, स्पर्श में आता है आपका कर से लेकर म तक, यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। अंतस्थ में आते हैं जो अंदर से बोले जाते हैं, जैसे य र ल व। ऊष्म में आते हैं जो थोड़ी ऊर्जा के साथ बोले जाते हैं, जैसे श श स ह, ठीक है। इस तरह से पूरे आपके व्यंजन आ जाते हैं। फिर श श स ह के बाद में आता है क्षेत्रज्ञ, आते ना क्षेत्रज्ञ। तो इनको आप व्यंजनों में अलग से काउंट नहीं करेंगे। इन तीनों जो व्यंजन हैं, ये जो ऊपर वाले व्यंजन हम पढ़ के आ रहे हैं ना, उन्हीं से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इनको हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। वो आपके आएगा, देखिए पहले पढ़ते हैं। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों को, क्षमता हमने एक लाइन छोड़ दी। स्वर तथा एवं व्यंजन वर्णों का यह वितरण हिंदी वर्णमाला के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। व्यंजनों के भेद, व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। आइए पहले स्पर्श पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन है क
क ख ग घ ङ कवर्ग, इसको कवर्ग बोलेंगे। च छ ज झ य, देखो इसको ये जो ग है ना, ये ग आप इसको भी अणे खाली बोलते हैं प्राय, इसको भी अणे खाली बोलते हैं, इसको भी अणे खाली। अब कौन से अणे खाली? हम लोग ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, अणे खाली अणे खाली अणे खाली। कौन सी अणे खाली? कोई अणे खाली नहीं। तो आप इसको पढ़ेंगे, इसमें आप प्रयोग करेंगे ग, यानी आधा न और ग, आधा न और ग, क्योंकि इनको है ना उच्चारण स्थान, इनका जो उच्चारण स्थान है वो नाक से प्रयोग किया जाता है। देखो क ग ग है ना, ग ण य न म, नाक से बोलते हैं इनको थोड़ा सा ना। तो इनके आगे आपको न लगाना पड़ेगा, अर्ध न, आधा न, उसके बाद में ग जोड़ दो इसमें, उसके बाद में ग जोड़ दो, तो ये बनेगा ग, ठीक है। इसको बोलेंगे ग। इसमें ये आता है, जब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे आप तो पता लगेगा ईचू यशाणाम तालु, इसमें यह भी आता है। जैसे यज्ञा जो होते हैं ना, जैसे यज्ञा भी आपके इसी में आएगा। तो इसको बोलते हैं आधा न और यह मिला के, आधा न और यह, न्य बोलते हैं, न्य न्य, इसको न बोलते हैं केवल, और इसको न और इसको मैं। तो तीनों का अलग अलग उच्चारण हो जाएगा, पांचों का। देखो ग, पहचाने में आ जाएगा आपको, ग बोला वहां क वाला है, ग न्य ण न और म। तो क ख ग घ ङ कवर, च छ ज झ य चवर, ट ठ ड ढ ण टवर, त थ द ध न तवर्ग और प फ ब भ म पवर्ग। हम बड़े हो गए ना, अब अणे खाली नहीं कर सकते, तो हमें प्रत्येक का अलग अलग उच्चारण आना चाहिए। तो इसको बोलेंगे ग, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अंतर से, जो अंदर से बोले जाते हैं, य र ल व, य र ल व। उष्म, जिसमें थोड़ी ऊर्जा लगती है, श श की आवाज आती है, श श स है, श श स है। अब ये जो तीनों श है ना, इनको भी आप एक जैसा बोलते हैं। तो ये उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि इसको तालव्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, इसको दंत्य श बोलते हैं। ये हम नीचे उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संस्कृत में संयुक्त अक्षर, संस्कृत में क्षेत्र श्र, इन वर्णों को अलग से नहीं मानते, इन वर्णों को अलग से काउंट नहीं करते, क्योंकि ये खुद इन ये जो दिए हैं ना, ये कितने 25 और 4 29, 29 और ये 4 33। तो इन 33 जो आपके व्यंजन है ना, इन 33 व्यंजनों से ही मिलकर ये चारों बने होते हैं। देखिए, अपितु ये वर्ण दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्षत्रज्ञ का वर्णों के रूप में उल्लेख किया जाता है, यानी इन्हें उसमें काउंट किया जाता है, व्यंजन में अलग से काउंट किया जाता है। संस्कृत में अलग से काउंट नहीं करते हैं, संस्कृत में सिर्फ 33 ही बोलते हैं, संस्कृत में केवल 33 होते हैं, ठीक है। इनको अलग से नहीं गिनते हैं। देखो क्ष है, वो क और श से मिलका है, तो श किस में आ गया? आपके क वर्ग में आ गया, और ये श आपके ऊष्म व्यंजन में आ गया। त्र मिलकर बना होता है त से, त वर्ग में आ गया, र अंतस्थ वर्ण में आ गया। या ज्ञ बना आपका ज से और य से, ये आपके दोनों ही च वर्ग में आ गया। श्र ये आपके ऊष्म वर्ण में आ गया, और ये आपके अंतस्थ वर्ण में आ गया। द और य, द आपका त वर्ग में आ गया, और ये आपका अंतस्थ वर्ण में आ गया। यानी ये तो ऑलरेडी ही किसी ने हमारे जो ऊपर के है ना, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इन्हीं से मिलकर बना हुआ, तो इनका अलग से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। इनका अलग से उच्चारण करने की आपको आवश्यकता नहीं होती, ये इन्हीं में काउंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आज हमने वर्ण पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा व्याकरण किसे कहते हैं, जो भाषाओं को शुद्ध का ज्ञान करवाता है, भाषा कहलाती है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण 3 प्रकार के होता है, ये व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। फिर वर्ण 2 प्रकार के बताए गए हैं, स्वर व्यंजन, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन और आयोगवाह। स्वरों की बात की तो स्वर 13 होते हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। अन अह आयोगवाह में काउंट होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं। स्वर जिसमें सिर्फ 1 मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ जिनमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है, और प्लुत जिनमें और अधिक 2 से अधिक मात्राओं का प्रयोग होता है। व्यंजन को पढ़ा हमने, तो व्यंजन खुद में स्वतंत्र नहीं होते हैं,
व्यंजन का दूसरा नाम हल कहलाता है। व्यंजनों का प्रयोग स्वर के माध्यम से, मतलब पूरा व्यंजन या व्यंजन का पूर्ण रूप से उच्चारण स्वर के माध्यम से ही किया जाता है। बिना स्वर के व्यंजन अर्ध कहलाता है, आधा कहलाता है। व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा है हमने, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ वर्ण में क से लेकर म तक आ जाते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पर वर्ग आ जाता है। अंतस्थ में य लव आ जाता है और ऊष्म में श से आ जाते हैं। फिर बाद में संयुक्त अक्षर की बात करते हैं, तो संयुक्त अक्षर आपके अर्थात जो 2-2 वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, अग्रिम कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।